इस जेल के अंदर जाने वाले गार्ड्स अपना चेहरा छुपाते हैं। नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये सच है। क्योंकि जिन कैदियों को वो संभालते हैं वो इतने खतरनाक हैं कि अगर उनकी पहचान बाहर आ गई तो उनकी अपनी फैमिली को भी खतरा हो सकता है। एक ऐसी जेल जहां लाइट्स कभी बंद नहीं होती, जहां 65 से 70 लोग एक सेल में बंद रहते हैं जानवरों की तरह, जहां सरकार खुद कहती है ये लोग कभी बाहर नहीं आएंगे। इसका नाम है सी स्कॉट। आज हम आपको ले चलेंगे उस जगह जिसे दुनिया धरती की सबसे खतरनाक जेल कहती है। लेकिन ये सिर्फ एक जेल की कहानी नहीं है, ये उन राक्षसों की कहानी है जिनकी वजह से ये जेल बनानी पड़ी। चलिए पहले चलते हैं वहां जहां से ये कहानी शुरू होती है। सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा देश एल साल्वाडोर, एक ऐसा देश जो आकार में हमारे किसी एक राज्य से भी छोटा है, लेकिन जिसकी गलियों में एक वक्त सबसे ज्यादा खौफ बसता था। 2015 में एल साल्वाडोर दुनिया का मर्डर कैपिटल कहलाता था। हर 1 लाख लोगों में से करीब 105 लोग मारे जाते थे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हत्या दर, मतलब हर दिन औसतन 3 से 4 लोग इस छोटे से देश में मारे जा रहे थे। इसके पीछे थी 2 गैंग्स, MS-13 यानी मारा साल्वाट्रुचा और बैरियो 18। इनकी जड़ें दिलचस्प हैं। ये गैंग्स एल साल्वाडोर में नहीं बल्कि अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में 80 और 90 के दशक में बनी थी, जब गृहयुद्ध से भाग रहे सल्वाडोरन शरणार्थी वहां पहुंचे थे। बाद में जब अमेरिका ने बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन शुरू किया तो ये गैंग सदस्य वापस एल साल्वाडोर भेज दिए गए और अपने साथ लाए गैंग कल्चर, हिंसा और नेटवर्क जो अमेरिका की सड़कों पर सीखा था। यहाँ आकर इन गैंग्स ने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। ये सिर्फ स्ट्रीट गैंग्स नहीं थी, ये एक पूरा अंडरग्राउंड एम्पायर था, अपने खुद के नियम, अपनी खुद की अदालत के साथ। एक्सटॉर्शन नेटवर्क इतना गहरा था कि छोटे दुकानदारों से लेकर बस ड्राइवरों तक हर किसी से वॉर टैक्स वसूला जाता था। ना देने पर सीधा मौत। पूरे मोहल्ले, पूरी बस्तियां इन गैंग्स के इलाके में बांटी हुई थी और एक गैंग के इलाके में दूसरी गैंग के इंसान का घुसना ही मौत की सजा बन सकता था। इन गैंग्स की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनका सालाना एक्सटॉर्शन कारोबार करीब $750 मिलियन तक पहुंच चुका था। यानी हर हफ्ते हर गली के दुकानदार से, हर छोटे व्यापारी से, यहाँ तक कि सड़क किनारे टॉर्टिला बेचने वाली औरतों तक से पैसा वसूला जाता था। ना देने का मतलब सीधा मौत। इन गैंग्स के बीच की दुश्मनी इतनी गहरी थी कि MS-13 के सदस्य कभी 18 नंबर तक जुबान पर नहीं लाते थे। अगर कोई उनकी उम्र पूछता तो वो कहते मैं 17+1 साल का हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि दुश्मन गैंग के नंबर का जिक्र तक ना करना पड़े। दोनों गैंग्स के इलाकों की सीमाएं किसी नक्शे पर नहीं लिखी थीं, लेकिन हर बच्चा जानता था कि कहाँ जाना खतरनाक है। बस रूट्स तक इन अदृश्य सीमाओं में बांट गए थे। जो ड्राइवर पैसा देने से मना करते या दुश्मन इलाके के मुसाफिरों को बिठा लेते, उन्हें मार दिया जाता। एक बार तो सिर्फ 1 हफ्ते में परिवहन हड़ताल के दौरान 9 बस ड्राइवरों की हत्या कर दी गई थी। सरकारी इमारतों के पास कार बमों का इस्तेमाल तक किया गया ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। बच्चों की भर्ती इन गैंग्स के लिए सबसे जरूरी हथियार थी। 12 साल की उम्र से ही लड़कों को निशाना बनाया जाता और लड़कियों को भी या तो गैंग में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता या यौन शोषण का शिकार बनाया जाता। पूरे मोहल्ले इन अदृश्य सीमाओं में कैद होकर रह गए थे। लाखों लोग अपने ही शहर में, अपने ही घर के आसपास घूमने से डरते थे। 2012 में एक बार सरकार, चर्च और दोनों गैंग्स के बीच एक गुपचुप ट्रूस यानी संधि भी हुई थी, जिसमें गैंग लीडर्स को मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से मीडियम सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। मोबाइल फोन के इस्तेमाल की छूट दी गई, यहाँ तक कि पारिवारिक मुलाकातों की इजाजत तक दी गई। बदले में हत्या दर रोज के 14 कत्ल से घटकर 5 कत्ल तक आ गई थी। लेकिन ये शांति सिर्फ दिखावा थी। हत्याएं भले कम हुई, एक्सटॉर्शन उतनी ही, बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ती चली गई। कुछ ही सालों में ये ट्रूस पूरी तरह टूट गई और हिंसा पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप में लौट आई। दिलचस्प बात यह है कि जब 2019 में नायब बुकेले राष्ट्रपति बने तो शुरुआत में उनकी सरकार ने गुपचुप तरीके से इन्हीं गैंग्स के साथ बातचीत की कोशिश की थी।
ताकि हिंसा कम हो सके। लीक हुए दस्तावेजों के मुताबिक सरकार और MS-13 के बीच पर्दे के पीछे कुछ समझौते भी हुए थे, लेकिन ये बातचीत ज्यादा दिन नहीं चली। मार्च 2022 के एक वीकेंड में सब कुछ बदल गया। सिर्फ 3 दिनों में 87 लोग मारे गए। एल साल्वाडोर के इतिहास का सबसे खूनी वीकेंड। बातचीत का रास्ता टूट गया और ब्यूकेले ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने इमरजेंसी पावर्स इस्तेमाल करके स्टेट ऑफ एक्सेप्शन घोषित कर दिया। संवैधानिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए। बिना वारंट के गिरफ्तारी, बिना वकील के हिरासत, सब कुछ मुमकिन हो गया। सिर्फ टैटू होना या किसी खास इलाके में रहना या पड़ोसी की एक अनाम शिकायत, इतना काफी था गिरफ्तार होने के लिए। अगले कुछ महीनों में 72,000 से ज्यादा संदिग्ध गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इतनी बड़ी संख्या कि पुरानी जेलों में जगह ही खत्म हो गई। इसी जरूरत ने जन्म दिया एक ऐसी जगह को जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। सेंट्रो दे कॉन्फिनामिएंटो देल टेररिज्मो यानी सीकॉट, टेकोलुका नाम के एक छोटे कस्बे में एक जंगल के किनारे बनाई गई राजधानी सैन साल्वाडोर से लगभग 75 किलोमीटर दूर पूरी तरह अलग थलग। बनाने की लागत लगभग $10 करोड़ आई। कुल क्षेत्रफल 23 हेक्टेयर और 8 बड़े सेल ब्लॉक्स में बांटा हुआ। क्षमता 40,000 कैदी, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक बनाता है। आज इस जेल में लगभग 15,000 MS-13 और बैरियो 18 के सदस्य बंद हैं। कई कैदियों को 200 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। एक कैदी को तो 1166 साल की सजा दी गई है, यानी एक ऐसी सजा जो किसी भी इंसानी उम्र से कहीं ज्यादा लंबी है, सिर्फ ये जताने के लिए कि ये आदमी अब कभी बाहर नहीं आएगा। एक विदेशी पत्रकार, जिसे कुछ समय पहले इस जेल के अंदर जाने की दुर्लभ इजाजत मिली, उसने बताया कि जब वो एक सेल ब्लॉक में दाखिल हुआ तो पहले वो जगह बिल्कुल खाली सी लगी, जैसे कोई सुनसान हवाई जहाज का हैंगर हो। लेकिन जैसे ही उसने गार्ड्स की नजरों का पीछा किया, उसे एहसास हुआ कि सैकड़ों जोड़ी आंखें सलाखों के पीछे से बिल्कुल खामोशी से उसे ही घूर रही थीं। हर सिर मुंडा हुआ, हर चेहरे पर टैटू और हर निगाह में एक अजीब सी सर्दी। उसने लिखा कि वो कभी नहीं भूल पाएगा वो लम्हा जब सैकड़ों कातिलों की नजरें एक साथ उससे टकराईं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए ये जेल बनाई गई। MS-13 और बैरियो 18 दोनों गैंग्स एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन रही हैं। बाहर की दुनिया में इनका आमना सामना होते ही खून खराबा होता था, लेकिन सीकॉट के अंदर जानबूझकर दोनों गैंग्स के सदस्यों को एक ही सेल में एक साथ रखा जाता है। कट्टर दुश्मनों को मजबूरन साथ रहना पड़ता है। ये अपने आप में एक तरह की सजा है। जब गार्ड्स कैदियों को शर्ट उतारने का हुक्म देते हैं तो जो नज़ारा सामने आता है वो किसी को भी सिहरा दे। शरीर के हर इंच पर टैटू, औरतों के चेहरे, कब्रों के निशान, खोपड़ियाँ और क्रॉस, गैंग के प्रतीक और कुछ कैदियों के माथे पर तो शैतान के सींगों जैसे टैटू तक बने हैं। जेल के डायरेक्टर खुद इन कैदियों को साइकोपैथ्स कहते हैं, जिन्हें सुधारना लगभग नामुमकिन है, और यही वजह बताई जाती है कि इन्हें इस मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में रखा गया है, जहां से ये कभी नहीं निकल सकते। एक पत्रकार ने जब कुछ कैदियों से बात की तो एक कैदी ने खुलेआम कबूल किया कि उसने अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहते हुए भी दर्जनों लोगों की हत्या की थी। एक और कैदी, जिसके सिर पर बड़े अक्षरों में गैंग का नाम टैटू है, कहता है कि जब इंसान बच्चा होता है तो लोग उसे बहला फुसलाकर गलत रास्ते पर डाल देते हैं, और जब तक उसे एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब चलिए उस जगह के अंदर, जिसे नो रिटर्न जोन भी कहा जाता है, एंट्री पर ही फुल बॉडी एक्सरे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, हथियारबंद गार्ड्स हर कोने पर। इस पूरी फैसिलिटी की निगरानी के लिए लगभग 1000 जेल अधिकारी, 600 सैनिक और 250 दंगारोधी पुलिस तैनात रहते हैं। एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जो किसी सामान्य जेल से कहीं ज्यादा किसी सैन्य छावनी जैसी लगती है। सेल्स में 65 से 75 कैदी एक साथ ठूंसे जाते हैं। सिर्फ मेटल बंक, ना मैट्रेस, ना तकिया, सिर्फ एक पतली सी चादर। नहाने के लिए सेल के अंदर रखे एक बड़े बेसिन का पानी इस्तेमाल होता है, और पीने का पानी एक प्लास्टिक के बैरल से लिया जाता है। खाने में सिर्फ चावल, दाल या पास्ता मिलता है। सरकार ने साफ तौर पर मांस देने पर पाबंदी लगा रखी है,
और कोई भी बर्तन नहीं दिया जाता क्योंकि वो हथियार बन सकता है। दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए कैदियों को एक बड़े गलियारे में निकाला जाता है, वो भी सिर्फ कसरत के लिए। कोई फैमिली विजिट अलाउड नहीं, कोई वकील एक्सेस नहीं। कोर्ट हियरिंग्स भी ऑनलाइन होती हैं, वो भी ग्रुप में। कभी कभी सैकड़ों कैदियों की एक साथ वीडियो लिंक के जरिए चंद मिनटों में सुनवाई खत्म। जो कैदी जेल के अंदर किसी दूसरे कैदी या स्टाफ के खिलाफ कोई गंभीर हरकत करते हैं, उनके लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का इंतजाम है। सीमेंट की बनी कोठरियां जहां 15 दिनों तक अकेला बंद रखा जाता है। ये कमरे पूरी तरह अंधेरे में डूबे रहते हैं, सिवाय छत में बने एक छोटे से छेद के, जहां से रोशनी की एक बहुत पतली सी किरण अंदर आती है। अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा डरावनी है। आम सेल्स में यहाँ की लाइट्स कभी बंद नहीं होती, 24 घंटे बिना रुके। इसकी 3 वजह बताई जाती हैं। पहली, कांस्टेंट सर्विलांस। गार्ड्स को हर सेल का हर कोना हरदम दिखना चाहिए, बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के। अंधेरा होता तो कैदियों के बीच लड़ाई, हथियार बनाना या भागने की प्लानिंग जैसी चीजें छुप सकती थीं। जेल पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों और गार्ड्स की नजरों से 24 घंटे मॉनिटर होती है। दूसरी वजह, समय का एहसास खत्म करना। ये एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल टैक्टिक है। जब दिन और रात का फर्क ही मिट जाता है तो इंसान की मेंटल क्लॉक बिगड़ जाती है। कैदी डिसओरिएंटेड हो जाते हैं और ऑर्गेनाइज होना, जैसे ग्रुप में रेजिस्ट करना, मुश्किल हो जाता है। तीसरी वजह, सेल्फ हार्म मॉनिटरिंग। अगर कोई कैदी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो फुल विजिबिलिटी में तुरंत दिख जाए। लेकिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं, ये एक स्लीप डिप्राइवेशन और मेंटल टॉर्चर का तरीका है। कंटिन्यूअस लाइट नींद की क्वालिटी पूरी तरह तबाह कर देती है और लंबे समय तक इससे एंजाइटी, कंफ्यूजन और डिप्रेशन जैसी चीजें बढ़ती जाती हैं, जो इनडायरेक्टली कैदियों को परमानेंटली कंट्रोल में रखने का काम करती है। सोचिए, कोई खिड़कियां नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई आवाज बाहर की, सिर्फ एक रोशनी जो कभी बुझती नहीं। ये सिर्फ एक जेल नहीं, ये एक धीमा, खामोश मानसिक युद्ध है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में एल साल्वाडोर की जेलों में सिस्टेमैटिक यानी व्यवस्थित तरीके से मानवाधिकार उल्लंघन की बात कही है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं ने भी साल्वाडोरन हिरासत में बंद लोगों को लेकर चिंता जताई है। हालांकि सरकार का सहयोग बहुत सीमित रहा है। इन जेलों में अब तक 500 से ज्यादा कैदियों की मौत हो चुकी है। कुछ परिवारों को महीनों बाद सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए बताया गया कि उनका अपना अब इस दुनिया में नहीं रहा। न शव देखने का मौका दिया गया, न मौत की सही वजह बताई गई, बस कागज पर एक लाइन कि स्वाभाविक कारणों से मौत हुई। सरकार का कहना है कि ये मौतें पहले से मौजूद बीमारियों या जेल के अंदर गैंग हिंसा की वजह से हुई, ना कि किसी टॉर्चर की वजह से। लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। यहां तक कि यूएन ने यह भी बताया है कि देश भर की जेलों में बंद हजारों कैदियों में कम से कम 1600 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। यहां एक और परेशान करने वाली बात सामने आती है। स्टेट ऑफ एक्सेप्शन के दौरान गिरफ्तारियों का सबसे बड़ा आधार अक्सर सिर्फ टैटू होना ही बन गया। पुलिस के पास किसी के गैंग सदस्य होने का सबूत जुटाने का सबसे आसान तरीका यही था कि उसके शरीर पर कोई भी अजीब निशान देखा जाए। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी पकड़े गए जिनका गैंग्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। सिर्फ एक पुराना बेमतलब टैटू बनवाना ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। कई परिवारों का कहना है कि उनके बेटे, भाई या पति को सिर्फ पड़ोसी की एक अनाम शिकायत पर उठा लिया गया और उसके बाद महीनों तक उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि वो व्यक्ति जिंदा है या नहीं। ना कोई चार्जशीट, ना कोई मुकदमे की तारीख, बस खामोशी। यही सबसे चौंकाने वाली बात है। सी कॉर्ट के गार्ड्स जब मीडिया या विजिटर्स के सामने आते हैं तो अपना चेहरा मास्क या फेस कवरिंग से छुपाते हैं। वजह, अगर गैंग मेंबर्स की नजर में उनकी पहचान आ गई तो उनकी अपनी फैमिली को बाहर टारगेट किया जा सकता है, चाहे वो कैदी जेल के अंदर ही क्यों ना हो। गैंग नेटवर्क इतना विशाल है कि जेल की दीवारों के पार भी असर दिखाता है।
मीडिया और जर्नलिस्ट्स को सिर्फ हाईली कंट्रोल्ड चुनी हुई टूर्स ही मिलते हैं। ये बताता है कि इन क्रिमिनल्स का डर सिर्फ जेल तक सीमित नहीं, वो स्टेट के अपने लोगों तक भी पहुंचता है। जब खुद कानून के रखवाले अपनी पहचान छुपाने पर मजबूर हो जाएं, तो सोच लीजिए इन कैदियों का आतंक कितना गहरा रहा होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2025 में एक नया मोड़ आया जब अमेरिका ने एक और खतरनाक गैंग, वेनेजुएला से जुड़ी ट्रेन दे अरागुआ के सदस्यों को भी सीधा सी कॉर्ट भेजना शुरू किया, एक 18वीं सदी के पुराने वॉर टाइम लॉ का इस्तेमाल करके। यूएस सरकार ने एल साल्वाडोर के साथ एक समझौता किया जिसके तहत इन डिपोर्टीज को रखने के बदले लाखों डॉलर की रकम दी गई। इसी दौर की एक कहानी बहुत चर्चा में रही। जर्स रेयस बारियोस नाम का एक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी, जिसे सिर्फ अपने टैटू की वजह से गैंग सदस्य समझ लिया गया और बिना किसी मुकदमे के सीधा सी कॉर्ट भेज दिया गया। वो बताता है कि शुरुआती दिनों में वो हर गुजरते दिन का हिसाब रखने की कोशिश करता था, खुद को याद दिलाता था कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता और उसे उम्मीद थी कि किसी दिन वो घर वापस लौटेगा। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, समय उसे और धीमा महसूस होने लगा। करीब 125 दिन बाद एक प्रिजनर स्वैप के जरिए आखिरकार उसे और बाकी कई कैदियों को वापस भेजा गया। रिहा होने के बाद इन लोगों ने अमेरिकी और सल्वाडोरन दोनों अधिकारियों पर मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। जब पहली बार अमेरिका से डिपोर्ट किए गए ये कैदी सी कॉर्ट पहुंचे तो उस पूरे मंजर को बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से फिल्माया गया और सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किया गया। उस वीडियो में जो दिखा वो किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं था। जंजीरों में जकड़े हुए, सिर मुंडवाए हुए, आधे झुके हुए दर्जनों आदमी, जिन्हें नकाबपोश गार्ड्स एक कतार में लगभग दौड़ाते हुए जेल के अंदर ले जा रहे थे। ना कोई नाम पुकारा गया, ना कोई सुनवाई हुई, बस एक कतार, एक जेल और एक हमेशा के लिए बंद हो जाने वाला दरवाजा। ये फुटेज जानबूझकर इतनी सख्ती से दिखाई गई ताकि पूरी दुनिया को एक साफ संदेश मिल जाए, यहाँ आने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। इसी दौर की एक और कहानी पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई। किल्मार अब्रेगो गार्सिया नाम का एक शख्स जो अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में सालों से रह रहा था, 3 बच्चों का बाप था और जिसे एक इमिग्रेशन जज पहले ही सुरक्षा दे चुका था क्योंकि उसे एल साल्वाडोर में गैंग हिंसा का खतरा था। बावजूद इसके उसे गलती से प्रशासन ने खुद माना कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर यानी दफतरी चूक थी, पकड़कर सीधा सी कॉर्ट भेज दिया गया। एक अमेरिकी अदालत ने उसे वापस लाने का आदेश तक दिया, लेकिन बुकेले ने साफ इनकार कर दिया। जब एक अमेरिकी जज ने इससे जुड़ी डिपोर्टेशन को गैर कानूनी करार दिया तो खुद बुकेले ने सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाते हुए लिख दिया, Do you plan to return him? How can I return him to the United States? Yeah, but I'm not releasing. बहुत देर हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि बुकेले खुद को दुनिया का सबसे कूल तानाशाह और फिलोसफर किंग कहलाना पसंद करते हैं। अपने देश में उनकी लोकप्रियता 75% से भी ज्यादा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में उनका नाम गिना जाता है क्योंकि उन्होंने वाकई एक ऐसे देश को जो कभी सबसे खतरनाक माना जाता था, सुरक्षा के मामले में पूरी तरह बदल दिया। लेकिन इसी ताकत के साथ आलोचना भी उतनी ही तेज है। नए कानूनों के तहत एल साल्वाडोर में पत्रकारों को 10 साल तक जेल हो सकती है अगर वो ऐसी रिपोर्टिंग करे जो जनता में दहशत फैलाए। कुछ पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स के फोन तक जासूसी सॉफ्टवेयर से हैक किए जाने के मामले सामने आए हैं। यानी एक तरफ गली मोहल्लों से गैंग का खौफ मिटा तो दूसरी तरफ आजाद आवाजों पर भी शिकंजा कसता चला गया। इसी दौरान एक अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भी सी कॉर्ट का दौरा किया, जिसमें उन्हें खास तौर पर ट्रेन दे अरागुआ वाले हिस्से में ले जाया गया। जैसे ही ये नेता उस विंग में दाखिल हुए, कैदी सलाखों की तरफ दौड़ पड़े, चिल्लाने लगे और स्पेनिश में कुछ कहते हुए नजर आए। ये पूरा नज़ारा कैमरे में कैद हुआ और बाद में दुनिया भर में दिखाया गया। इन सब घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या ये जेल सिर्फ एल साल्वाडोर के अपने खतरनाक क्रिमिनल्स के लिए है, या अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल हथियार भी बन चुकी है जहां दूसरे देश भी अपने अनचाहे लोगों को भेज सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी सच है कि बुकेले के इस सख्त कदम की वजह से एल साल्वाडोर की हत्या दर में भारी गिरावट आई है।
और बहुत से आम सल्वाडोरन नागरिक आज पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। एक वक्त जो देश दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता था, वो आज लैटिन अमेरिका के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाने लगा है। जो गलियां कभी सूरज ढलते ही सुनसान हो जाती थीं, वहां अब रात को भी परिवार टहलते नजर आते हैं। सुरक्षा में इस भारी सुधार की वजह से विदेशी निवेश और पर्यटन दोनों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सुरक्षा की यही गारंटी अब एल साल्वाडोर को निवेशकों के लिए पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक बना रही है। यही वजह है कि लैटिन अमेरिका के कई दूसरे देशों के नेता भी अब एल साल्वाडोर के इस मॉडल को गौर से देख रहे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इतनी सख्ती से चलाया गया ये तरीका कहीं और भी दोहराया जा सकता है। कुछ इसे मिसाल मानते हैं तो कुछ इसे एक खतरनाक नज़ीर, जहां सुरक्षा की कीमत बुनियादी हकों की कुर्बानी देकर चुकाई गई है। यही सीकॉट की सबसे बड़ी उलझन है। एक तरफ एक ऐसा समाज है जिसे दशकों के आतंक से आज़ादी मिली है, और दूसरी तरफ एक ऐसी जगह है जिसे मानवाधिकार संगठन आधुनिक ज़माने का गुलाग तक कह चुके हैं। एक तरफ माए बाप अपने बच्चों को अब बेखौफ स्कूल भेज पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारों परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक नहीं पता कि उनका बेटा, भाई या पति सच में किसी गैंग का हिस्सा था भी या नहीं। बस एक टैटू, एक शक या एक गलत पहचान की वजह से वो हमेशा के लिए इस दीवार के पीछे खो गया। आज भी सीस्कॉट के अंदर वो हजारों रोशनियां जल रही हैं जो कभी नहीं बुझती। हजारों आंखें हैं जो शायद अब कभी बाहर की धूप नहीं देख पाएंगी, और हजारों परिवार हैं जो हर रात यही उम्मीद लेकर सोते हैं कि किसी दिन कोई खबर आएगी, चाहे अच्छी हो या बुरी, बस कुछ तो पता चले। सीकॉट एक सवाल छोड़ जाती है। जब क्राइम इतना खतरनाक हो जाए कि पूरा देश डर में जीने लगे, जब माएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त डरती हों, जब दुकानदार अपनी ही कमाई पर हक न जता पाएं, तो उस डर को खत्म करने के लिए इंसाफ का रूप कैसा होना चाहिए? क्या पूरी तरह से हक छीन लेना ही सुरक्षा की एकमात्र कीमत है, या फिर सुरक्षा और इंसाफ दोनों को साथ लेकर चलने का कोई और रास्ता भी हो सकता था? क्या सीस्कॉट सच में एक जरूरत थी, एक ऐसे राक्षस को कैद करने के लिए जिसने दशकों तक एक पूरे देश को यरगमाल बना रखा था? या ये खुद एक नया राक्षस है जिसे हमने अपने ही हाथों, अपने ही डर से जन्म दिया है? शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में आज भी इस पर बहस जारी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची, दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।